गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ रोमी नरवाल और वेलकम है अपने प्लेटफॉर्म वी प्लस एजुकेशन पर। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और साइकोलॉजी है उसकी एक पूरी मैराथन क्लास है, 1-1.5 घंटे की है। आप वो चैनल की जो लिस्ट है उसके अंदर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपके इस पेपर में आए हुए हैं, मतलब सारे के सारे आपको उसी वीडियो में से देखने को मिलेंगे। तो आप सिर्फ वो 1-1.5 घंटे की वीडियो है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी साइकोलॉजी में 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस ठीक होने वाले हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है कि तो आप एक सिंपल सी चीज़ है, जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके माइंड में जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन होता है वो टॉपिक आपके माइंड में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट पढ़िए कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। तो ये कौन सी आपकी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है? ये है आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से, जहाँ पर रूढ़िवादिता दिखाई जाती है। रूढ़िवादिता क्या होती है कि जो हमारे लिंग जो भेदभाव होता है, बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो हमारे पूर्वजों ने पहले से कोई स्टेटमेंट बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है उसकी बात हो रही है। तो अब हम इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला तो क्या है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। हाँ, बिल्कुल दर्शा रहा है। ठीक है, सेकंड है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। हम सबसे पहले चार हैं, चारों के चार ऑप्शन पढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में एक ही ऑप्शन पढ़ते ही हम अगर आंसर देंगे तो हमारा गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, इसके बाद उसके चारों के चारों ऑप्शंस को पढ़ना है। तो देखिए कि सबसे पहले आपको पता चल गया है कि आपका क्वेश्चन है वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से है। तो अब देखिए कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है, आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से है। इसके बाद क्या है, चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, इसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। इसके बाद क्या है, रिड्यूस जेंडर बायस, जेंडर बायसनेस की तो बात ही नहीं हो रही, तो आप थर्ड ऑप्शन को हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, ना ही यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आपके कट हो गए। अब हमें देखना है फर्स्ट और सेकेंड में से। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन देखिए कि चैलेंज स्टीरियोटाइपिंग। तो चैलेंज किस तरह से कर रहा है, किस एंगल से आपको लग रहा है कि ये उसको चैलेंज कर रहा है? चैलेंज करने का अर्थ तो ये होता है कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है उसके अगेंस्ट बोल रहा है, लेकिन जो ये स्टेटमेंट है वो तो फेवर में है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, कि जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है उसको दर्शा रहा है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम। देखिए जहाँ पर भी आपकी प्रोग्रेसिव क्लास की या प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की जाए, मेन चीज़ है कि आपके प्रोग्रेसिव वर्ड की बात की जा रही है, तो वहाँ पर आपको एक नाम ध्यान रखना है, जॉन डेवी। ठीक है, क्योंकि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है वो भी जॉन डेवी ही लेके आए थे, यूएसए के साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने काफ़ी काम किया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या है। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है कि विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। और फोर्थ है कि विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना। तो सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अब अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि टीचर को फिक्स कोई करिकुलम है उसका तो फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, लचीलेपन की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं रहेगा। सेकंड है कि विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की कंपटीशन को बढ़ावा देना, तो हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है कि ज्ञान की संरचना के प्रचुर मौके। हाँ, ये है हमारा कि हमें काफ़ी जितनी भी अपॉर्चुनिटी हम दे सकते हैं बच्चों के अंदर नॉलेज को क्रिएट करने की, उतनी हमें प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, फोर्थ भी पढ़ लेते हैं कि विद्यार्थियों को मतलब उनकी जो स्कोरिंग है, एकेडमिक स्कोर है, उनके बेस पर हम उनको जज नहीं कर सकते, तो हमारा फोर्थ आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, तो सेकंड का आंसर रहेगा हमारा थर्ड। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने थ्योरी दी है जिसका नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी।
सोशियो कल्चर थ्योरी। ठीक है, तो सोशियो कल्चर थ्योरी है आपकी, तो उसके अंदर एक और कंसेप्ट आता है आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसके अलावा है एक आपका MKO, जिसको कि हम फुल फॉर्म होती है मोर नॉलेजेबल अदर, और एक थर्ड और आता है आपका स्कैफोल्डिंग। ठीक है, क्योंकि सोशलाइजेशन किस तरह से होता है, बच्चा किस तरह से कल्चर सीखता है और बच्चे की लर्निंग कैसे होती है, इनके बारे में वाइगोत्स्की हैं उन्होंने बताया है। और उसके अंदर उन्होंने 3 टर्म है उनका यूज़ किया है, ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, और स्कैफोल्डिंग। तो ये आपने देखी होगी कि स्कैफोल्डिंग एक टर्म होती है जिसके अंदर जो टीचर होता है वो स्टूडेंट की हेल्प करता है, कोई भी प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन में, मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं बताता है लेकिन सिर्फ एक टेम्परेरी सपोर्ट देता है टीचर को, ताकि जो स्टूडेंट है उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। आप जो एक वीडियो मैंने बना रखी है 1-1.5 घंटे की, आपको इसी चैनल में इसकी लिस्ट में जाएंगे आप, प्ले लिस्ट में, वहाँ पर मिल जाएगी। कंप्लीट CDP मैराथन क्लास है, आप उसको देख लीजिएगा। उसके अंदर आपके सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने थ्योरी हैं, जितने क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पर अच्छे से इसकी थ्योरी, इन क्वेश्चंस की थ्योरी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार पहले उस वीडियो को देख लीजिए और इसके बाद आप ये क्वेश्चन सोल्व करके देखिएगा, आपका हर एक क्वेश्चन अपने आराम से बनेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि लेव वाइगोत्स्की, उन्होंने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग और मोर नॉलेजेबल अदर का कंसेप्ट दिया था। तो अब इसके ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक टीचर है, स्टूडेंट की हेल्प कर रही है, किस तरह से कि क्या करना है बच्चों को, क्यों करना है, कैसे करना है, इस तरह से। तो ये क्या होता है, एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है हमारा, और जो टेम्परेरी सपोर्ट हम बच्चे को देते हैं उसी को अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट ढूंढ लेंगे। तो डिमोटिवेट दी लर्नर टू लर्न, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि बच्चों को हम डिमोटिवेट कर रहे हैं। अगर बच्चों की हेल्प कर रहे हैं तो डिमोटिवेशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, एक्ट एज ए स्कैफोल्ड, मतलब ये हो गया हमारा टेम्परेरी सपोर्ट दे रहे हैं। कोज विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट, तो छात्र हैं उनके अंदर ऐसी तो कोई प्रवृत्ति, मतलब बच्चों के अंदर निकासी की कोई प्रवृत्ति है उसको तो हम पैदा नहीं कर रहे। ठीक है, तो थर्ड भी आपका नहीं रहेगा। बी मीनिंगलेस इन, तो मीनिंगलेस की तो इसमें कोई बात ही नहीं हो रही। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड, कि स्कैफोल्डिंग की तरह एक टीचर है वो एक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चे के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि स्कूल इज़ सेकेंडरी एंड फैमिली इज़ प्राइमरी। देखिए, जब भी आपने सोशलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा ना, आप उस वीडियो के अंदर देखेंगे, साथ में मैंने उसकी PPT है वो भी अपने टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर दी हुई है। अगर आप वीडियो नहीं भी देख सकते हैं तो आप PPT है आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके अंदर क्या है कि सोशलाइजेशन क्या होता है। इसके बाद सोशलाइजेशन की इकाइयों की बात की गई है। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी होता है वो हमारी फैमिली आती है। ठीक है, तो फैमिली प्राइमरी। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं हम कि स्कूल इज प्राइमरी एंड पीयर्स आर सेकेंडरी। थर्ड में है पीयर्स आर प्राइमरी एंड फैमिली इज सेकेंडरी। देखिए, फैमिली तो सेकेंडरी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसको यहीं से नेगलेक्ट कर दें। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी, तो फैमिली सेकेंडरी नहीं है, फैमिली आपकी प्राइमरी होती है, तो प्राइमरी आपकी फर्स्ट में है। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ, 5th। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी? सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, हार्वर्ड गार्डनर हैं, उन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है। और इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि जो बच्चा है वो एक तरह से बुद्धिमान इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकार की 8 तरह की उन्होंने जो इंटेलिजेंट जो एलिमेंट हैं उनकी बात की है कि आपके 8 तरह से कोई बच्चा है 8 तरह से बुद्धिमान हो सकता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं हम एक बार कि IQ कैन बी मेजर्ड ओनली बाई ऑब्जेक्टिव टेस्ट। देखिए, ओनली की यहाँ पे कोई बात ही नहीं होगी क्योंकि उन्होंने तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को। इसके बाद है इंटेलिजेंस इज वन डोमेन इंश्योर इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन, कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ ऑफ इंटेलिजेंस, की बुद्धिमत्ता है उसके विभिन्न आयाम है। हाँ, ये ठीक है क्योंकि उन्होंने बोला है कि 8 तरह की जो आयाम है उनकी बात की है
गार्डनर जी ने। फोर्थ है कि देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। तो ऐसी तो कोई बात है नहीं, क्योंकि जब इंडिविजुअल डिफरेंस हमारा डेवलपमेंट के अंदर ही आ गया है तो इंटेलिजेंस में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 3। इसके बाद 6th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव इट रिप्रेजेंट, कौन सी एज स्टेज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए आपकी जो कोलबर्ग है उन्होंने जो एक थ्योरी दी है उसके अंदर 3 स्टेजेस की बात की है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो फॉर्मल कन्वेंशनल तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अब हम जैसे बात कर रहे हैं कि परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव, कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं क्योंकि किसी और ने उसको अप्रूव कर दिया है। मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की, और जब आप लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे ना तो वो आपकी जो कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल में 4th स्टेज होती है आपकी। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 2nd। इसके बाद नेक्स्ट 7th पे चलते हैं हम। देखिए लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ, किस चीज़ के ऊपर जोर देती है। देखिए आपकी जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी। तो सोशियो कल्चर है, सिंपल सी बात है, उन्होंने सोशलाइजेशन और कल्चर इन दोनों के ऊपर ही उनका जोर था। तो अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन। देखिए कल्चर टूल है, ठीक है। एट्रीब्यूशन जी नहीं, एट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है वाइगोत्स्की जी का। मोटिवेशन मैस्लो ने दिया है कंसेप्ट। इक्विलिब्रेशन की बात करते हैं तो ये टर्म आपकी पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसके अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, कल्चरल टूल। इसके बाद नेक्स्ट है इन हिज थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए अभी हमने जिन पियाजे की बात की थी और वहीं से हमारा क्वेश्चन आ गया है। तो जिन पियाजे एक्सप्लेन कोग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ, कि पियाजे हैं उनके जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना तो स्टार्टिंग में ही एक बेसिक टर्म आती है, उसी बेसिक टर्म के बारे में इन्होंने पूछा है। देखिए साइकोलॉजिकल टूल्स तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, ये आपके थॉर्नडाइक और आपकी जो पेवलोव हैं उनसे रिलेटेड है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये आपका जो वाइगोत्स्की जी हैं उनसे रिलेटेड है। अब स्कीमा है वो आपका पियाजे है उनकी टर्म है, क्योंकि स्कीमा क्या होते हैं, जो आप मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है बच्चे के माइंड की किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है, या हम बोल सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में बच्चे को जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसको हम उस टॉपिक से रिलेटेड उसका स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जिन पियाजे। देखिए 4 तरह की स्टेज दी हैं जिन पियाजे ने। सबसे पहले सेंसरी ऑपरेशनल, इसके बाद प्री ऑपरेशनल, इसके बाद कॉन्क्रेंट ऑपरेशनल और लास्ट में है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसकी बात कर रहे हैं। तो प्री ऑपरेशनल में जो बच्चे की एज होती है वो 2 से 7 ईयर तक की होती है। सेंसरी की बात करें तो 0 से 2। ठीक है, तो अभी हमें जो आंसर करना है वो 2 से 7 एज के अकॉर्डिंग करना है। अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो इमेजिनेशन जो होती है बच्चे की वो आपकी फॉर्मल में जाती है, क्योंकि सब हाई थिंकिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेंट्रेशन इन थॉट, हाँ ये हमारा जो प्री ऑपरेशनल है उसके अंदर होता है। हाइपोथेटिव डिडक्टिव, ये आपकी कॉन्क्रेंट ऑपरेशनल में डेवलप होती है बच्चे की। एंड एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरीज ऑब्जेक्ट, ये भी आपकी जो कॉन्क्रेंट ऑपरेशनल है उसमें जाती है। ठीक है, तो जो 9th का आंसर रहेगा वो आपका वो रहेगा 2nd। अब देखिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट का मैंने बताया है आपको कि एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिटेशन की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। अगर लिमिटेशन की बात हो रही है तो वो आपके डेवलपमेंट से नहीं, आपके ग्रोथ से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीवन। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, हर एक बच्चे की जो ग्रोथ है वो डिफरेंट होती है, तो सेम तो हो ही नहीं सकती किसी के लिए भी। नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट ओकर्स ओनली, तो ओनली की बात आ गई तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट ओकर्स ओनली ड्यूरिंग दी, फिर से ओनली लिमिटेशन की बात आ रही है। ठीक है, इसके बाद 4th ऑप्शन है कि डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। जी बिल्कुल, जो आपका आंसर है वो रहेगा 4th कि जो डेवलपमेंट है आपका वो बहुआयामी होता है। अब है हमारा 11th क्वेश्चन कि सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस, कि जन्म से लेकर एडोलसेंस तक की जो एज होती है उसमें बच्चे किस तरह से सीखते हैं। देखिए जो सबसे पहले आती है आपकी इन्फेंसी स्टेज, 0 से 2 साल की जब हम बात करते हैं तो 0 से 2 साल में बच्चे की जो सीखने की जो हम बोल सकते हैं ना गेटवे ऑफ नॉलेज, वो सेंसरी होते हैं। तो सबसे पहले हमें सेंसरी देखना है। ठीक है, फर्स्ट, और किसी में सेंसरी है ही नहीं तो आपका आंसर है फर्स्ट।
क्योंकि सबसे पहले अब बच्चा सेंसेस है उनसे सीखता है। इसके बाद कॉन्करेंट की बात कर रहे हैं। कॉन्करेंट मतलब जो फिजिकल थिंग्स प्रेजेंट होती हैं बच्चे के आसपास उनके थ्रू। और इसके बाद बच्चा इमेजिनेशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब जो माइंड में सोचता है। ठीक है, तो आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट। इसके बाद है 12th कि इंडिविजुअल डिफरेंस इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसके अंदर किस तरह से काउंट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें देखनी है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स। तो देखिए सबसे पहले तो हिंडरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बाधा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद है कि फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, कि टीचर की असफलता की तो बात ही नहीं कर रहे यहाँ पे, तो सेकंड भी नहीं होने वाला आपका। इसके बाद है कि क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, कि योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड आपका। तो हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसके अंदर हमारा जो एम ये तो होता ही नहीं है कि हम ग्रुपिंग करें बच्चों की। ठीक है, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करना ये तो हमारा उद्देश्य है ही नहीं। ठीक है, तो थर्ड आंसर भी नहीं रहने वाला। फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हाँ ये ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। 20 स्टूडेंट है आपकी क्लास में, हर एक बच्चे की सीखने की योग्यता आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। तो आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी प्लानिंग आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें वो हेल्प करेगी आपकी। इसके बाद है 13th, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसाइज शुड बी ऑन। देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं, मतलब समावेशी शिक्षा, जहाँ पर आपके गिफ्टेड प्लस नॉर्मल प्लस स्लो लर्नर या डिसेबल चाइल्ड हम बोल सकते हैं, हर टाइप के बच्चे हैं आपको उस क्लासरूम में देखने को मिलेंगे। तो आपकी इसमें देखते हैं कि आपकी जो एक इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका मतलब किस बात पे जोर देती है, मेन ये है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, इसके बाद है अनडिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, तो ये भी हमारा इसमें नहीं होने वाला है क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन इसको इंक्लूड नहीं करती है। इसके बाद है सिग्रेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिफिकेशन, कि जो सामाजिक पहचान है उसके बेस पर, मतलब ये भी नहीं हमारा सिग्रेशन मतलब अलगाव हमें करना ही नहीं है बच्चों में। ठीक है, तो फोर्थ है कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एमिंग एट मैक्सिमम पोटेंशियल। हाँ फोर्थ है कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये है 13 है, इसका आंसर रहेगा हमारा फोर्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। देखिए जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है वहाँ से सेकंड क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास इसमें। तो सबसे पहले तो क्या था कि आपका PWD एक्ट आया था, पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995 में। इसके बाद राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ये आपका 2016 में आया था, 86th अमेंडमेंट किया था। तो इसमें क्या किया था कि जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ थी उनको मतलब पहले आपकी इसके अंदर 7 थी, 1995 में आया था ये, तो उनको बढ़ाकर 21 कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बेसिक सी जो चीज़ें हैं ये आप पढ़ लेना। लेकिन क्वेश्चन की तरफ हम वापस आते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज, कि 2016 के अकॉर्डिंग कौन सी एक पर्टिकुलर टर्म है जो हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, ये जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले तो देखिए रिटार्डेड स्टूडेंट नहीं, ये नहीं था आपका 2016 के अकॉर्डिंग। हैंडीकैप भी नहीं है आपका। स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़, हाँ जो स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी है ये टर्म हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2016 वाले एक्ट है जो हमारा। स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी तो हम बच्चों को ऐसा भी नहीं बोल सकते। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज ए टीचर शुड नोट, मतलब जिन बच्चों को सीखने में अधिगम में प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, जो यहाँ पर नोट लिखा हुआ है इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है कि यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, तो वो तो टीचर को नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों को पहले से ही डिफरेंट मतलब लर्निंग प्रॉब्लम है, तो आप अलग अलग तरह से मल्टीपल जो ऑडियो विजुअल एड्स है उसको यूज नहीं करेंगे। इसके बाद है कि यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच, ये भी नहीं करेंगे आप। डू इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लानिंग, इंडिविजुअल के लिए एजुकेशनल प्लानिंग तो कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बात इंक्लूसिव की कर रहे हैं। इसके बाद है प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद 16th क्वेश्चन कि फिल इन द बैलेंस इज द प्राइमरी आइडेंटिफाई फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी,
क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा प्राइमरी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिएटिविटी की। तो क्रिएटिविटी क्या है, आपकी दो टर्म होती है, एक तो होती है क्रिएटिविटी, एक होती है आपकी इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर जब थिंकिंग की बात करते हैं तो क्रिएटिविटी आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, उससे बिलोंग करती है, और इंटेलिजेंट है वो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शंस, देखिए लो कॉम्प्रिहेंशंस, ये तो होगा ही नहीं। हाँ, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी नहीं होने वाला आपका, और इन अटेंसिव तो होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर आपका सिंपल सा ऑप्शन ही इतने इजी फ्रेम किए गए हैं कि आपको देखते ही आंसर पता चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर यहाँ पर आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक साथ में अगर आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग दोनों देखते तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी सोचने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन ऑप्शन ही इस तरह से दिए गए हैं। सोच कीजिए आपके आने वाले एग्जाम में अगर कन्वर्जेंट थिंकिंग दे भी दी जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, वो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ बिलोंग करती है। ठीक है, इसके बाद है 17th क्वेश्चन कि इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड ए टीचर शुड, कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो क्या है, हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं कि अवॉइडिंग टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। तो देखिए डाइवर्सिटी के बारे में अगर बात ही नहीं करेंगे तो वो तो हमारा कोई सॉल्यूशन हुआ ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें बात तो करनी पड़ेगी। इसके बाद है ड्रा एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग। हाँ, कि हम जो विभिन्न जो डाइवर्सिटीज़ हैं वहाँ से अगर हम एग्जांपल सेट करेंगे तो वो बच्चों के लिए क्या है, मोटिवेशन का काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद है यूज स्टैंडर्ड असेसमेंट फॉर ऑल, तो हम ये चीज़ भी नहीं करने वाले। इसके बाद है यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव, अगर नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा देंगे तो वो तो हमारे लिए वैसे ही बेनिफिशियल नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सेकंड, कि हमें उनको मोटिवेट करना है तो उनके लिए हम जो एग्जाम्पल हैं उनको सेट करें। ठीक है, इसके बाद है 18th क्वेश्चन कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेटेड बाई, कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। सबसे पहले तो फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कि अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है उनको फैसिलिटेट करना, तो देखिए फोकस ड्रिल एंड प्रैक्टिस, तो ये तो कोई ज़्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अभ्यास कराना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसको इम्प्रूव नहीं करेगा। इसके बाद है इनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस, तो फिक्स्ड प्रोसेस तो होगी ही नहीं आपकी, क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम है डिफरेंट हो सकती हैं, तो सॉल्यूशन फिक्स कैसे हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है इनकरेज यूज ऑफ एनालॉजीज और जनरेटिंग फियर्स, तो फियर्स है उसको भी हम जनरेट नहीं करेंगे। थर्ड है इनकरेजिंग यूजेस ऑफ एनालॉजीज। एनालॉजीज क्या होती है कि जो आपकी समरूप आपकी समस्याएं हैं उनके उस तरह का हम एग्जाम्पल बच्चों के सामने सेट करें। ठीक है, बच्चों को उससे रिलेटेड ही समस्याएं बच्चों के सामने हम लेकर आएँ। ठीक है, तो अगर आपने किसी तरह की बच्चों को प्रॉब्लम है वो सोल्व करके दिखा रखी है और उसकी सिमिलर बच्चे कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो सेम स्टेप फॉलो करते हुए उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट 19 कि मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई, कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, कि मोटिवेशन है उसको हम किस तरह से बरकरार रख सकते हैं। सबसे पहले पनिश करेंगे बच्चे को तो मोटिवेशन तो वैसे ही नहीं रहेगा। ठीक है, फोकस ऑन मास्टरी ओरिएंटेशन गोल, हाँ ये हम कर सकते हैं कि बच्चों को हम मोटिवेट बनाए रखें कि आपको ये गोल है, ये अटेंड करना है। इसके बाद है गिविंग वेरी इजी टास्क देंगे बच्चों को तो बच्चे मोटिवेट कैसे होंगे, वो तो उसको ईजिली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है फोकसिंग ऑन रोट एंड मेमोराइजेशन, तो ये तो हमारे क्या है अंडरस्टैंडिंग से ही दूर कर रहा है हमें। ठीक है, तो फोर्थ में हमारा आंसर नहीं होने वाला, तो 19th है, इसका आंसर रहेगा हमारा सेकेंड। इसके बाद है 20 सेम क्या होती है आपकी शर्मिंदगी, तो उसका अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट कि शर्मिंदगी का संज्ञान मतलब कोगिनेशन है उससे कोई संबंध नहीं है। सेकंड है कि जो शर्मिंदगी है उसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। थर्ड है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। तो देखिए शर्मिंदगी से बच्चे मोटिवेट नहीं होते, डिमोटिवेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि शर्मिंदगी के भाव को मतलब जो आपकी टीचिंग लर्निंग है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया है उसमें बार बार पैदा करना चाहिए। जी नहीं, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव स्टेटमेंट है। ऐसा तो नहीं है कि किसी बच्चे को अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप बार बार उसको इंसल्ट करोगे क्लास में। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट और सेकंड में देखती है संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, संबंध तो है क्योंकि नेगेटिव संबंध है। शर्मिंदगी है उसका संज्ञान के ऊपर नेगेटिव संबंध पड़ता है, क्योंकि किसी बच्चे को अगर आप बार बार इंसल्ट कर रहे हो उसकी, इवन वो काम करके लेके आ रहा है और उस कंडीशन में भी आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या नेगेटिव पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा सेकंड। इसके बाद 21वां क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, कि बच्चे की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे इफेक्टिव कौन सा है। देखिए
फर्स्ट है रोट मतलब रोट और मेमोराइजेशन तो होगा ही नहीं। सेकंड है एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट। एक्सप्लोरेशन होता है मतलब आपकी खोज करना, तो नई चीज़ें हैं जो नए कंसेप्ट उनकी खोज करेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, कि बिना एनालिसिस के, बिना विश्लेषण के अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो तो आपका जीरो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है इमिटेशन आपका वही अनुकरण वाला हो गया, तो इसके अंदर आपका कोई इफेक्टिव यूज़ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या रहने वाला है हमारा सेकंड। इसके बाद है नेक्स्ट कि एक टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर मेड बाय स्टूडेंट ऑन ए गिवन टास्क बिकॉज, कि एक टीचर है उसको बच्चे का जो कार्य दिया है, होमवर्क दिया है, उसके अंदर जो मिस्टेक हैं, त्रुटि हैं, उनको जांचना चाहिए। क्यों जांचना चाहिए? क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित करता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। दंड देने के लिए तो त्रुटियों को मापन नहीं करेगा टीचर। इसके बाद है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। हाँ, ये ठीक है। थर्ड है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियाँ करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकते हैं, तो ये भी कोई पर्पज़ नहीं है हमारा। और इसके बाद नेक्स्ट है कि अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, कि बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है कब? फर्स्ट है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। हाँ, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड है वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, अगर वो इंटरनल मोटिवेट होंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है। थर्ड है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, अगर सामाजिक संदर्भ में सोशल कंटेक्स्ट में उनको कुछ सीखना है तो इसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके बाद है विषय वस्तु को बहुरूपी रूपों में प्रस्तुत किया गया हो। देखिए, ये भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आपका कंटेंट है, आप उसको डिफरेंट मेथड से पढ़ा रहे हैं, वो तो एक इफेक्टिव वे हुआ ना, ठीक है। तो कठिनाई कैसे होगी? कठिनाई तो तभी हो सकती है जब आप जो एक पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसको एक साथ ना करा के अलग अलग टुकड़ों में कराएं, ठीक है। तो इस केस में बच्चों को प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग, कि बच्चा कौन सी अवस्था में सबसे अच्छी लर्निंग, सबसे अच्छा अधिगम करता है। तो सबसे पहले देखिए उच्च उत्तेजना, उच्च भय। देखिए जहाँ पर भय आ जाता है तो वहाँ पर लर्निंग हमारी नील हो जाती है, जीरो। तो फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड में भी उच्च भय आ रहा है, इसको भी हटा दीजिए, कोई भय नहीं। थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। आप देखते हैं अब संतुलित की जो आप उत्तेजना है वो संतुलित होनी चाहिए या होनी ही नहीं चाहिए? तो सिंपल सी बात है, संतुलित होनी चाहिए। अगर कोई उत्तेजना ही नहीं है तो बच्चा अपने आप लर्निंग तो होगी ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन, की अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है, जहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है कि जहाँ पर बच्चा अपने खुद के ज्ञान का सृजन करता है, खुद की ज्ञान है उसका डेवलपमेंट करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसके ऑप्शन कि बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा तो कुछ नहीं है, सारा रोल जो है वो बच्चे का ही रहेगा। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं, जी नहीं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल, बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है। इसके बाद है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम पुस्तकों पर निर्भर करते हैं, नहीं। आंसर क्या रहेगा हमारा? थर्ड। इसके बाद 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग, की कौन सी धारणा अधिगम के लिए उपयुक्त है? सबसे पहले है कि एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, की एबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। एबिलिटी इज फिक्स्ड, जी नहीं। योग्यता तो फिक्स नहीं होती। एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। थर्ड भी नहीं होगा। फेलियर इज़ अनकंट्रोल्ड, कि आपकी जो असफलता है, फेलियर है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? फर्स्ट। इसके बाद 27th क्वेश्चन कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग विच एम्फेसाइज ऑन, कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने के में सहायक है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, कि किस तरह से हम उसको डेवलप कर सकते हैं। देखो कंपटीशन में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी, क्योंकि बच्चा सिर्फ पढ़ेगा, एग्जाम देगा, तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद है टेक्स्ट बुक सेंटरिंग, तो सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर आधारित, तो वो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे।
इसके बाद है फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन की ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बच्चों से बार बार एग्जाम ले रहे हैं तो वो भी हमारा आंसर नहीं होने वाला, वहाँ से भी कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं आएगी। इसको हम फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन है, इससे तो जो बच्चों की मेमोराइजेशन की है उस मेमोराइजेशन बढ़ेगा बच्चे का, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है कि इंक्वायरी एंड डायलॉग, कि हाँ क्योंकि इंक्वायरी में क्या है बच्चा कुछ ना कुछ नया निकालेगा, और डायलॉग में क्या है एक टाइप से हम डिबेट बोल सकते हैं, ठीक है ना, उस टॉपिक के ऊपर बच्चे डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो बढ़ेगी। तो आंसर रहेगा हमारा फोर्थ। इसके बाद 28वां क्वेश्चन कि ड्यूरिंग ए टास्क साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज ए साइनो, कि जो साइना है वो खुद से बात कर रही है किसके रिगार्डिंग, कि वह किस तरह से इम्प्रूव कर सकती है, ठीक है, खुद से बात कर रही है। तो इस केस में जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने जो ये वो खुद से बात कर रही है प्राइवेट स्पीच, इसको क्या बोला है। तो सबसे पहले तो क्या है कोग्निटिव इमेच्योरिटी, तो ये तो कोई बात नहीं है कि इमेच्योरिटी तो है ही नहीं। इसके बाद क्या है सेल्फ रेगुलेशन, की खुद को सेल्फ नियमन, सेल्फ रेगुलेशन मतलब खुद को तैयार कर रही है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म मतलब आत्मकेंद्रिता, ये तो नहीं होगा क्योंकि ईगो की तो कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, नहीं कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद से बात करते हैं, इवन हम भी अपने फ्यूचर की प्लानिंग के लिए खुद से बात कर लेते हैं कभी, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा सेल्फ रेगुलेशन। इसके बाद नेक्स्ट है कि इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, कि मूल्यांकन पद्धति है, हम मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए। सबसे फर्स्ट है लेबलिंग, नहीं बच्चों के ऊपर नाम की लेबलिंग करने के लिए तो हम इवेल्युएशन नहीं करते। इसके बाद है कि सिग्रेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, कि बच्चों को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करने के लिए नहीं, उसके लिए भी हम नहीं करते हैं इवेल्युएशन। इसके बाद है आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीड, हाँ बच्चों की ज़रूरतों को आगे लेके आने के लिए हम इवेल्युएशन करते हैं। और फोर्थ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जी नहीं, इसके लिए भी इवेल्युएशन नहीं करते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ना तो सिर्फ हेरिडिटी पे, ना ही इन्वायरमेंट पे, वो करती है दोनों पे, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के ऊपर आपकी इंडिविजुअल डिफरेंस है वो डिपेंड होती है, ठीक है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के जो हमने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम दूसरा पेपर सेट लेके आएंगे, उसके अंदर जो 30 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे साइकोलॉजी के वो कवर करेंगे। आप एक बार जो वीडियो मैंने डाली हुई है मैराथन क्लास है जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने जो आपके एग्जाम में टॉपिक आते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं जिन टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ उतना ही कवर कराया है, क्योंकि उसी अगर पीपीटी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो वो आपकी 4 से 5 घंटे तक की हो जाती है, लेकिन मैंने उसको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में इसीलिए किया है ताकि आपका टाइम है वो भी बचे। और पेपर आपका आ चुका है, विद इन 1 मंथ आपका पेपर होने वाला है, तो टाइम को ध्यान रखते हुए टाइम सेविंग सबसे ज़रूरी है, तो आप एक बार उसको ज़रूर देखना और उस वीडियो को देखने के बाद आप फिर जो ये प्रैक्टिस सेट है इसको लगाना, तो आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ना, ठीक है। थैंक यू सो मच।